बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत की अलग कानून साज असम्बली की तश्कील का फैसला। इस पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर हमारा ये आज का टॉपिक होगा, जिसमें देखा यह जा रहा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला है, और बयानबाजी भी जो नज़र आ रही है उसमें कुछ इख्तलाफात भी सामने खुल कर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे। आज के प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवा दी गई है हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं, जबकि मिस्टर शाहिद साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना चाहूँगा कि ये जो अलग कानून साज असम्बली की तश्कील का फैसला किया गया है, क्या तब्दीलियाँ आएंगी इससे? बिस्मिल्लाह रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरी बात आ रही ना जी जी आपको? जी 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 जी। देखें, ये एक्चुअली कम एज अ बिग सरप्राइज। मैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये खबर। हमारा सारा फोकस तो आपको पता है 28th अमेंडमेंट पे है जी कि उसमें क्या क्या अपना चेंजेस मुतवक्को है। और इस्लामाबाद में ये जो अभी एक नया गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो सामने लाया जा रहा है, ठीक है, ये होता है, बहुत ममालिक में भी है। मिसाल के तौर पे वाशिंगटन डीसी है, वहां पे मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर भी जो एक दो बड़े शहर है वहां पे भी एक अलग उनका चीफ मिनिस्टर होता है। कि न्यू दिल्ली का भी एक अलग चीफ मिनिस्टर है, अपनी एक उनकी लोकल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, जो भी आप उनको कहें। सो अगर इससे इस्लामाबाद की गवर्नेंस बेहतर होती है, इससे अगर इस्लामाबाद में एक अच्छा गवर्नेंस का निजाम कायम होता है, इदारे स्ट्रांग होते हैं, अवाम को उनको फायदा होता है उनको रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के मामलात में, तो सो बी इट, ठीक है। लेकिन इसमें एक जरूर बात मुझे नजर आ रही है कि जो भी इस्लामाबाद अगर एक फेडरल टेरिटरी उसका अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है, तो जाहिर बात है कैबिनेट भी होगी, और एक मेरे ख्याल 24 रुकनी उनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के, आप उनको पार्लियामेंट के, वो भी होंगे। तो जाहिर बात है उनके भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे। उनको पाकिस्तान में हो नहीं सकता कि इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर हो तो वो कहें जनाब मेरा फिर मेरा भी 11 अरब रुपए का या 20 अरब रुपए का जेट तो मेरा होगा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद को, मैंने तो भी बड़ी ट्रैवलिंग करनी होती है। तो उस तरह के जो लग्जूरियस एक्सपेंसेस हैं, इसी तरह जो पार्लियामेंटेरियन होंगे, असेंबली के मेंबर होंगे, वो कहेंगे जनाब हमारी गाड़ियां, हमारी ये, हमारी वो, तमाम चीजें कैबिनेट मेंबर भी मांगेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन किसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेंगे। और ये आपको पता है कि ये हमारे जो निजाम है पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे, उसके बाद पार्लियामेंट हमारी जो हो गई सिस्टम है, सूबे हैं, उनके आगे असेंबलीज हैं। तो ये तो आपको मालूम है कि लोग तो एग्जांपल देते हैं कि जनाब एक वो बरतानिया है, उनके टोटल 89 गाड़ियां हैं, 89 गाड़ियां अपना सरकारी मामलात के लिए, ठीक है जी। और एक है मेरा ख्याल है एक या दो अपना उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, बाकी तो सारे वो पब्लिक में ट्रेवल करते हैं। मैं तो मेयर ऑफ लंदन जो है सादिक साहब जो है, उनको भी यही देखता हूँ कि वो बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब वो विद इन लाहौर जो है, विद इन लंदन वो अपना ट्रेवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो अगर इस किस्म का माइंडसेट हम अपना ले तो देयर इज नो हार्म, ठीक है, बिल्कुल ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अभी तक इस माइंड ऑस्टेरिटी के इस माइंडसेट के ऊपर वो अभी तक आए हैं। आई डोंट थिंक सो। जरूरत बहुत है, लेकिन मैं इस बात से मुतमईन हूं कि गवादर को, कराची को शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड फेडरल टेरिटरीज, जो कि हम अभी आपके सुन रहे हैं। अल्लाह करे ये 28th अमेंडमेंट जब पास हो जाए और सूबों में भी आगे जो डिवीजन आनी है, बिल्कुल वो भी होनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। साउथ पंजाब तक पहले आपको पता है कई साल पहले वो तो पंजाब असेंबली ने भी गालिबन रेजोल्यूशन पास कर दी थी, और साउथ पंजाब मुल्तान में तो एक एडिशनल जो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है पंजाब का, वो भी वहां पे कायम है मुल्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो देखें, ये हम एक ट्रांजिशन के फेज में हमें चलना चाहिए। अगर किसी निजाम से, फिर मैं कहूंगा, हमारी गवर्नेंस में बेहतरी आती है, हमारे निजाम अदल में बेहतरी आती है,
हमारे लोगों के लिए उनके रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी वेलफेयर एक्टिविटी वो आसान हो जाती हैं, तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। लेकिन बात वही है, हमारे जो लॉ मेकर्स आएंगे इस्लामाबाद में, वो फिर ये ना कहें कि जी हमें दो दो तीन तीन गाड़ियां मिले, ऑस्टेरिटी का नाम ना हो, और फिर वो लग्जरी वाले मामला जो हैं वो शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है। वैसे शाहिद साहब, सर आप किस तरह से देखते हैं इस कानून साज असम्बली को? क्या समझते हैं कि कुछ गवर्नेंस बेहतर होगी, इसका कोई फायदा हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उसामा साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर सर शो। सर देखिए, बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितने ज्यादा हों उतना ही गवर्नेंस के मामलात बेहतर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हकायक कुछ और हैं। देखें, आप के पास 4 सूबे हैं। सूबा पंजाब आपका 12 करोड़ की आबादी से बड़ा है। और अगर आप इस्लामाबाद टेरिटरी की मिसाल ले तो मेरा ख्याल है शायद क्लियर करें। और पंजाब के अंदर एक बड़ी अरसे से एक डिबेट चली आ रही है कि साउथ पंजाब और जो है सेंट्रल पंजाब, इनको अलग-अलग 2 सूबों के अंदर डिवीजन की जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो लाहौर में बैठा है वो जाकर बहावलपुर या उससे अगले इलाकों के अंदर उस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली इफेक्टिव नहीं होता। ये बात समझ से बालातर है कि ये क्यों रात के अंधेरों के अंदर इस तरह की प्रपोजल्स आती हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है। जब आप पाकिस्तान के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, आईने पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको पब्लिक डिबेट के अंदर लेकर आते? क्यों नहीं आप पार्लियामान का जो है फ्लोर उसको इस्तेमाल करते? वहां पे इस तरह के बैठे हैं, वो वहां पे बैठ के इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करें, जिस तरह हमने 18वीं आईनी तरमीम के अंदर देखा था। 1.5 साल लगा था। लेकिन आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 140A ये कहता है कि आप अपने पास डिवॉल्व करनी है, लोकल बॉडीज की इंस्टीट्यूशन आपने एस्टेब्लिश करनी है। क्या आज लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हैं इधर पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर तो 2016 के बाद से अभी तक लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोज जो इस पर नोटिस जारी करता है, लेकिन जो पंजाब असेंबली है वो एक नया कानून लेकर आती है, उसके बाद फिर वो सारे जो है वो खटाई में चले जाते हैं। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स इशू हैं कि एक तरफ अगर वफाकी हुकूमत लोकल बॉडीज के इलेक्शन पे आप एक छोटी सी टेरिटरी जिसको आप इस्लामाबाद कहते हैं, विदाउट एनी कंसल्टेशन आप वहां पे 24 या 25 मेंबरान की बात हो रही है। तो मेरी समझ से ये भी बात बालातर है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट है, ये आपका जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्ट है, जिसके अंदर आप एक आबादी का तनासुब रखते हैं कि इतनी आबादी के ऊपर हमारा एक MNA होगा, इतनी आबादी के ऊपर हमारा MPA होगा, ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, कि इसके लिए वो सारे कवानीन को बदला जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक जी बिल्कुल ठीक है। मिस्टर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जुल्फिकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जुल्फिकार बदर साहब, एक तो हमने ये जानने की कोशिश की आपकी आमद से पहले कि कानून साज असम्बली की तश्कील का जो फैसला हुआ है उसके समरात क्या मिलेंगे हमें, और दूसरा उसके फ़ौरन बाद फिर हम जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, जिसमें काफ़ी तनाव नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। सर देखिए, मैं तो समझता हूं कि लोकल बॉडीज के हवाले से ये जो इस्लामाबाद की लोकल मैनेजमेंट करने के लिए, ये इंडिया के अंदर भी दिल्ली के अंदर एक असम्बली है, क्योंकि यहाँ पे एक असम्बली उस तरह से नहीं बन सकती जिस तरह दिल्ली की असम्बली है, लेकिन लोकल बॉडीज को मैनेज करने के लिए ये कानून साज असम्बली लोकल बॉडीज के मामलात को हैंडल करने के लिए ये खुशाइन चीज है, ये होनी चाहिए। इससे इस्लामाबाद में मजीद बेहतरी आएगी और लोकल बॉडीज जितना एम्पावर्ड होगा, जितना बेहतर सिस्टम होगा, वो उतनी ज्यादा यहाँ पे बेहतर आएगी ग्रास रूट पे लोगों की पब्लिक डीलिंग को। आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, आपकी जो पब्लिक पॉलिसी बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी। तो ये गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दिस काइम, और मैं समझता हूँ ये खुशाइन चीज है। इसके अंदर मेरे जाती तौर पे तो मेरा यही ख्याल है। बाकी पार्टी पॉलिसी क्या आती है वो हम बाद में देखते हैं। बिल्कुल सही है सर। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के ही इलेक्शन हैं, बिल्कुल सारी पार्टियों ने वहां पे पार्टिसिपेशन की है। पीपल्स पार्टी ने भी की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और BP आसफा भुट्टो जरदारी ने
भरपूर कैंपेन की है, बाकी लीडरों ने भी की है, ये राइट था। तो मैं समझता हूं कि वहां की अवाम जो है उसने बड़ी पीपल्स पार्टी को जो है उसकी पिजराई की है और अप्रिशिएट की है, और वो इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जो होगा गिलगित बल्तिस्तान का पीपल्स पार्टी जीतेगी। भुट्टो साहब के जमाने से लेके वहां पे लोगों को राइट दिया गया था, वहां पे सब्सिडी दी आटे पे, और वहां पे इंशाल्लाह ताला जब गवर्नमेंट बनती है तो हम वहां पे उसको एम्पावर करेंगे BISP के ऊपर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, बेहतरी लेके आएंगे, और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जो भी फैसिलिटेशन मिल सकेगी उसमें मैक्सिमम रोड नेटवर्क को कायम करें। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस पर फोकस करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, सर मुझे बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें जो है वो सही तरीके से अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक जो है वो कैंपेन करती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, पहली बात हमें समझनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान की जो हमारी जो कौमी सलामती है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, और उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सेंसिटिविटी है इस हवाले से। तो लिहाजा ये अच्छी बात है कि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। देखें, दिस इज गुड, एक पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बेहतर होता कि अगर PTI जो है उसको भी शामिल करते, जिस तरह बाकी दो मेजर पार्टीज हैं, तो और बड़ा भरपूर मुकाबला होता अपने अपने मैनिफेस्टो लेके। लेकिन बहरहाल जो भी ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक तो भी इलेक्शन होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो है इनमें वायलेंस ना हो, ये इलेक्शन जो है पीसफुल हो, फ्री एंड फेयर एज फार एज पॉसिबल। और इसमें यह है कि इसके बाद में कोई ऐसे प्रॉब्लम ना खड़े हो जाए, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान फिर मैं कहूँगा एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और इसकी लोकेशन भी आपको पता है बड़ी स्ट्रेटेजिक और बड़ी सेंसिटिव है। CPEC जो है वो शुरू भी होता है CPEC से ही, अपना गिलगित बल्तिस्तान से ही। तो लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अवाम जो है ठीक है, नेगेटिव व्यूज भी आ रहे हैं, नेगेटिव ओपिनियन भी वहां पे चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी पहली पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को रूल करती रही हैं, ये अच्छी बात है कि दोनों पार्टीज की जो खासकर PML पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप है वो आ रहे हैं वहां पे, वो तकरीरें कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, तो गुड, ये तो ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमतें होती है वहां पे इनमें से किसी गवर्नमेंट की, तब मुझे एक टॉप लीडरशिप बहुत कम नजर आती है। ये एक चीज मैंने नोट की है। अभी ऐसे सडनली क्या हो गया, मैंने तो उस पर ट्वीट भी किया कि भाई ये क्या हो गया सडनली कि द एंटायर PML लीडरशिप के नवाज शरीफ साहब, आप देखें, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली उनके वो हेल्थ इश्यूज है, नो हेल्थ इश्यूज, एज का फैक्टर है वगैरह वगैरह, और वो जनाब ही केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, उन्होंने आके वहां पे मामला को रैली को एड्रेस किया। और इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी अपना जो बिलावल साहब हैं, उसके बाद आसिफा साहिबा और भी बाकी पीपल्स पार्टी के लीडर्स, दोनों पार्टी की जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है वो भी आई वहां पे। तो एक लिहाज से पब्लिक को जो एंगेज करने का मामला है बाय द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, वो तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन बात से फिर मैं कह रहा हूँ, अगर यही इसी तरह इसी रोड में PTI वाले भी आ जाए बीच में, तो फिर तो जिसको कहते हैं ना जमहूरियत का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में सोने पे सुहागा होना था। लेकिन बहरहाल जो भी है, फिर वही मैं कहूंगा कि कम से कम वहां पे एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि अभी तक जो वहां से पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि इट कुड बी पीपल्स पार्टी, इट कुड बी द PMLN, ठीक है ना जी। और फिर ये भी बात चल रही है कि शायद इन दोनों की कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए वहां पे। तो ये तो अब इलेक्शन के बाद अगले दिन ही पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है, बल्कि उसी दिन रात तक पता लग जाएगा। सो फिर ये मैं कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह करे ठीक ठाक रहे, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ दैट एरिया। और बाकी अच्छी बात है,
होनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि अब तो बात ये चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को फॉर्मली पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, उसको एनेक्स किया जाए, लेकिन वो बाहर एक रियासत की अपनी एक पॉलिसी है। इट इज ऑल लिंक्ड विद दी अपना नॉर्दर्न एरियाज और ये सारे ओवरऑल जो कश्मीर का मामला है उसमें है। लेकिन आई एम ग्लैड कि वहां पे देयर विल बी अभी ऑलरेडी एक निजाम तो बन गया, और ये पीपल पार्टी को क्रेडिट जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जरदारी साहब की जो पहली गवर्नमेंट थी 2008 से 2013, उसमें ही मेरा ख्याल है जुल्फिकार बदर साहब विल बेयर मी आउट कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सेपरेट ऑटोनोमस जो हैसियत मिली है, और उनके अपने सुप्रीम कोर्ट है, अपना उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वगैरह वगैरह, अपना प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आई थिंक दिस मस्ट कंटिन्यू। एंड आई आल्सो होप कि इसी तरह अगले महीने अब 27 जुलाई की डेट है आजाद कश्मीर में, अगेन वेरी वेरी सेंसिटिव टू पाकिस्तान सिक्योरिटी सॉवरेनिटी, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक है, ये तो फिर पता ही आपको कि आजाद जम्मू कश्मीर की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 27 जुलाई को इधर भी इलेक्शन हो रहे हैं, एंड लेट्स होप कि वो भी फेयर हो, पीसफुल हो, और उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो वहां बने। बिल्कुल और सही यही है। मेरी दुआ होगी गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी, अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मिनिस्टर साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लग रहा है कि नहीं ख़त्म हो रहे, कुछ सुनवाई हो रही है या नहीं? जो सामा साहब देखें, ये बड़ा अलमिया है गिलगित बल्तिस्तान को लेके या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले को लेकर। और जिस तरह के जुल्फिकार बदर साहब ने बात की कि सारी पार्टियां वहां पे पार्टिसिपेट करी, ये तो बिल्कुल उन्होंने तकल्लुफ़ुन कह दिया। असल कैंपेन तो वहां पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी जो जमातें हैं उनको तो इतनी भी लीवरेज नहीं है कि उनका कोई लीडर वहां पे चला जाए। सुबह बदरी के अहकामात आ जाते हैं, रस्ते के अंदर रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, कैंपेन करने नहीं दी जाती। देखिए, जो मैंने अलमिया का वर्ड इस्तेमाल किया वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया कि जब से ये गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर आया 2009 का, उसके बाद से जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी, जो वफाक के अंदर हुक्मरान रहे, उनकी हुकूमत ही बनी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। 2009 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मेहदी शाह साहब वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। 2015 के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो हफीजुर रहमान साहब वहां पे, आसान तरीके इंसाफ की हुकूमत आई, और वहां पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो आए खालिद खुर्शीद साहब। तो पिछले 2 टेन्योर पूरे हुए, लेकिन यहाँ पे 2023 के अंदर शब खून मारा गया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट के ऊपर। 2023 के अंदर आपने उस असेंबली को बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न के साथ कि जिस तरह सिंध हाउस के अंदर इंसानों की मंडी लगी, आपने लगाई, और लगाने के बाद आपने वहां पे खालिद खुर्शीद को हटाया और हाजी गुलबर खान साहब को लेकर, और फिर आगे जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट तो ब्रिगेडियर साहब 2023 से लेकर आज तक इन दोनों की है। जो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं वो तो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन है। तो ये लोग तो 2023 से लेकर 2026 तक वहां पे मौजूद हैं। लेकिन देखें, आज ये कैंपेन करते हैं कि जी पंजाब का डेवलपमेंट देख लें, जी सिंध की डेवलपमेंट देख लें, कराची को देख लें, लेकिन ये अपनी 3 साल की कारकर्दगी गिलगित बल्तिस्तान की क्यों नहीं बताते कि 3 वहां पे इन्होंने क्या अच्छा काम किया है? क्योंकि वहां पे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ बताने के लिए है नहीं, अवाम इनके साथ है नहीं। अवाम जो सबसे इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। उसका झंडा लेकर कुछ शख्स बाहर निकलता है, उसको पकड़ लिया जाता है। खालिद खुर्शीद की वालदा इलेक्शन लड़ रही है, वो अपने बेटे की तस्वीर लगाती हैं तो उसके ऊपर नोटिस आ जाता है। वफाक से सारे मिनिस्टर्स अपने पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ, कॉन्वॉयज के साथ वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वहां का कोई नोटिस नहीं लेता, कोई जो है चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की नोटिस नहीं लेती। बल्कि अब देखें ना कितना अलमिया है कि आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का, वो एडवाइस है सैयद मेहदी शाह साहब की, जो गवर्नर है और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और आगे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जो मुस्लिम लीग नून से हैं। तो आप तो पहले ही इतनी अच्छी एक स्मूथ सेलिंग दे रहे हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्ल के अंदर जो दोनों पार्टीज ने मिलकर लगा लिया, जिसके अंदर ऑपोजिशन की किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है, ना उनकी किसी किस्म के कोई राय को रखा गया, तो फिर इन इलेक्शन से तो बहुत बेहतर है कि जिस तरह आपने पंजाब या पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 इशू किए, इलेक्शन का खटोसला बंद कर दे, आराम से एक नोटिफिकेशन निकालें, ये 24 सीटों के ऊपर हमने फलाने फलाने को कामयाब कर दिया। एक और चीज उसामा साहब आपको बताना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 24 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 15 सीटों के ऊपर हैं और 22 सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इनके पास तो 24 जो है वो 24 सीटों के लिए कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं है, और हमारे 24 कैंडिडेट्स 24 मुख्तलिफ निशानों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पास निशान भी एक शेर पे है, एक तीर पे है। हम लोग डिफरेंट 24 निशानों के साथ इस इलेक्शन मैदान के अंदर उतरे हैं, इस जमहूरियत की बका के लिए उतरे हैं, इस पाकिस्तान के अंदर जो अवामी मैंडेट है उसकी इस्तेहकाम के लिए उतरे हैं। लेकिन शोमिये किस्मत कि हमें नहीं स्पेस दी जा रही, पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, और उसके ऊपर ही बैरिस्टर गौहर अली खान ने कल ये कहा और वो कहने पे मजबूर हुए कि हमें मजबूर ना करें कि हम असेंबलियों से, हम इस सिस्टम से बाहर आ जाए, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर हमें रहने ही नहीं दिया जाएगा, हमें यहाँ पे सर्वाइव नहीं करने दिया जाएगा, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात इस चीज के मुतहम्मिल नहीं होते, जिसकी वजह से हमने एक रिस्ट्रेंट शो की हुई है। तो मेरी आपकी प्रोग्राम की वसासत से ये गुजारिश होगी कि खुदारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, वो जिसको मुंतखब करें आगे लेकर आ जाए और उसके मुताबिक। बिल्कुल सही है सर। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है सर? और दूसरा इसके बाद ये भी बताइए कि कुछ इख्तलाफात या कुछ इस तरह की चीज़ें हमें नून लीग के साथ भी लग रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखिए, इख्तलाफात तो जमहूरियत का हुस्न होता है, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी ये कि कुछ चीज़ें ओवर डूइंग हो जाती है, कुछ चीज़ें आप अपना जाके पिच से बाहर जाके भी खेलना चाहते हैं, कोई पिच के अंदर आके खेलना चाहता है, कोई बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहता है, तो ये इसके ऊपर हमें कोई इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, सुननी चाहिए सबकी बात। ये तो प्रैक्टिकली जब चीज सामने आएगी, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस किस्म का रिजल्ट है, कोई उसके अंदर नहीं है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है और उनको राइट देना चाहिए पॉलिटिकल कैंपेन करने का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई इतराज करता है या पीपल्स पार्टी किसी को इतराज करती है या कोई एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, तो बात इश्यूज तक होनी चाहिए, पर्सनैलिटी तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो तमाम सियासी जमातों के लीडरान की इज्जत करती है, हमारी लीडरशिप भी तमाम की इज्जत करती है। तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर इश्यूज के ऊपर बात करते हो या हम पॉलिसीज के ऊपर बात करते हो, तो फिर उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें माइंड करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़े खुला दिल रखने वाली जमात है, कोई माइंड नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी की जात पे बात करें तो वो फिर बात अच्छी नहीं है। तो बाकी ये कि पॉलिटिकल राइट है, मैंने तो अपनी इस बात के अंदर तकरीबन सारी बातें ही कवर कर दी हैं, क्योंकि मैं किसी शख्स की या किसी एक उस पर्टिकुलर बात के ऊपर नहीं करना चाहता, मैं तो एक मैक्रो बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर आप कोई उसके अलावा बात है तो आप मेरे से पर्टिकुलर कर सकते हैं कि जनाब ये स्पेसिफिक बात है। अच्छा, ये हमें बजट पे भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं कि बजट के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुतमिन नजर नहीं आ रही अभी तक तजावीज़ के ऊपर और चीज़ों पे, ऐसा इसमें कितने हकायक हैं? देखिए, बजट जब आ रहा होता है ना, उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई हैं, जिनके वोटों के साथ बजट पास होता है, सब ने अपने अपने पॉइंट, अपनी अपनी चीजें आपको अपने बजट के अंदर पास करवानी है, अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, अपने सूबों का राइट, अब बाकी चीजों का। तो वो जब उसके अंदर उनकी बजटिंग के अंदर उनकी फाइनेंशियल फिगर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक दफा बजट पास हो गया तो या बजट प्रेजेंट हो गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो उससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी या हर पॉलिटिकल अलाय का राइट है कि वो उसके ऊपर जाके फाइट करे और देखे कि क्या है। तो अगर इसको कोई ये समझे कि कोई इख्तलाफे राय है, नहीं, इख्तलाफे राय नहीं है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आके अपने राइट्स को सेव करें और बाकी चीज करें। इसमें जुल्फ़िकार बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की तरफ से आम आदमी के लिए क्या आसानियां पैदा करने की बात की गई है? देखिए, तनख्वाह बढ़ाने की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है आप टैक्सेस कम करें आम आदमी के लिए, आप प्रॉपर्टी के ऊपर जो है लोगों को रिलीफ दें, आप
जो इस तरह की चीजें हैं जिससे जनरल पब्लिक को फायदा होता है, आप उसके ऊपर टैक्सेशन के रेट कम करें। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इस चीज के ऊपर आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। राइट। ब्रिगेडियर साहब, क्या तवक्कुआत हैं आने वाले बजट से? मुस्कुराहट बड़ी गहरी होती चली जा रही है आपकी। देखें, IMF ड्रिवन बजट है। IMF तो ये भी आपको इजाजत लेनी पड़ रही है कि हम तनख्वाहें बढ़ाएं, पेंशन बढ़ाएं, कितनी बढ़ाएं, फिर और टैक्सेशन प्रपोजल जो हैं वो भी जारी बात है IMF क्लियर करेगा तो आगे जाएंगे। तो ये बजट तो कितनी दिहाइयों से हम देख रहे हैं, बजट का पास होना है नो इशू इन पाकिस्तान। आज तक मुझे नहीं कभी याद है, मैं तो अयूब खान के दौर से देख रहा हूँ 60 में कि कोई बजट कभी पास ना हुआ हो। यस, पॉलिटिकल पार्टी ने ये झगड़े भी करेंगी ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, वहां पे प्रपोजल भी आएंगे, काउंटर प्रपोजल होंगे, फिर आपको पता है एक एक शिट जो है फिर वो डिस्कस होती है, पास होती है, वगैरह वगैरह, जो भी बजट पास होने का प्रोसीजर, डिबेट भी होगा आई एम श्योर। तो लेकिन ये नौबत पहली मर्तबा देख रहा हूं कि हम शेकल्ड हुए इस वक्त IMF के उनके शिकंजे में। यार ये दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे लॉ मेकर्स को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि कुछ बैठे सोचें कि जनाब ये नहीं कि उस पे टैक्स कितना ज्यादा लगा दे। अब ये बात हो रही है कि जी वो 1% टैक्स लगेगा उनकी सालाना इनकम पे, ये रिटेल लेवल के ऊपर। भाई ये तो कितना सालों से बात चल रही है कि टैक्स नेट में लाने के लिए रिटेलर जो उन पर भी टैक्स लगेंगे, और भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप मस्ट डिसाइड, पाकिस्तान को IMF से चंगल से निकालें। जब तक आप सॉवरेन नहीं होंगे IMF पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उनसे डिक्टेशन लेते रहेंगे, याद रखें IMF इज प्रो एलीट एंड एंटी पीपल। वो कभी IMF का आपने सुना है कि वो कहें कि जी आपने वो तमाम इन कैटेगरीज के लोगों को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, इनकी आपने लाखों इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 200%, 300%, 400%, और जनाब मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पे जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं उनको किसी की 8 लाख है, 10 लाख है, वगैरह वगैरह, तमाम इतनी हाई सैलरी इनको कम किया जाए। नहीं, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। IMF जो है वो बात करेगी ज्यादा पेट्रोल पे लेवी लगाओ, ज्यादा लोगों पे लोड हो, ज्यादा लोग परेशान हो, ज्यादा लोग गुर्बत से निकले, ठीक है ना। मजा है ना। IMF अभी BISP को पता लग जाएगा ना, बेनजीर इंटर सपोर्ट प्रोग्राम पे। मैं कहता हूं ये बहुत जबरदस्त कदम है। जुल्फिकार बदर साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे मेरी ये बात सुन के, लेकिन BISP जो है ये वक्त आ गया है। हमने खरबों रुपए जो है दे हैव गॉन डाउन द ड्रेन। पता नहीं कितने अरबों रुपए लोगों की जेबों में चले गए, जो पैसे बांटते थे मुख्तलिफ मैकेनिज्म में, चेन में जो आते हैं। कि गवर्नमेंट, यार सुनो, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो, उनकी फैमिली, वो जनाब BISP की लिस्टों में थी, उनको निकाला गया। सो द पॉइंट इज कि जितना लोगों को पैसा मिलना चाहिए था, तो पैसा वो उनको मिलता नहीं है, बीच में लोग खा जाते हैं, अपना कट मारते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुर्बत बढ़ गई है पाकिस्तान में। BISP की वजह से कुछ थोड़ा ठहराव आना चाहिए था, कुछ बेहतरी आनी चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला होगा, और गालिबन ये होने भी जा रहा है कि ये अगर सूबों ने चलानी है, खुद चलाए अपना BISP प्रोग्राम, अपने फंड से चलाएं। 22 साल 700 बिलियन रुपीस प्लस का BISP का है, जो फाइनेंशियल ईयर जो भी खत्म होने वाला है। अगले साल आई एम श्योर 800 बिलियन हो जाएगा। भाई आप वो इस्तेमाल करें, फैक्ट्रीज को चलाएं, वहां पे जॉब्स क्रिएट करें। इन खवातीन को ये बेकारी बनने से बेहतर नहीं है। क्या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी खवातीन को क्या अपना मैन पावर रिसोर्सेज के इस्तेमाल किए, विमेन पावर रिसोर्सेज। आज देखें क्या बांग्लादेशी स्पोर्ट्स देखें, टेक्सटाइल की। तो देखिए इस तरह के फैसले करें हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, जिससे पाकिस्तान के पॉवर्टी जो लेवल है वो कम हो, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, लोगों को ये जो मुफ्त पैसा लेने वाली जो चीज है, ये चीज खत्म होनी चाहिए। सो लॉट नीड्स टू बी डन। दूसरा, आगे 28th अमेंडमेंट आ गई है, जैसे ये बजट खत्म होता है मैं कहता हूँ बिल्कुल सूबों में डिवीजन होनी चाहिए। वो एक नए गवर्नेंस यूनिट्स पे वो सामने आनी चाहिए। और फिर NFC, बिल्कुल ये किसी ने बड़ा सही कहा है
कि भाई ये सूबे जो हैं इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए पाकिस्तान के डिफेंस बजट में, जो कि वेदर वी लाइक इट और नॉट वो मामला अब बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। सो ये सब आपस में बैठेंगे, इनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के से निकल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए जो है सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर, मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर शाहिद साहब बताइएगा, क्या देख रहे हैं, कुछ आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, बजट आने वाला है इस हवाले से? देखिए उसामा साहब, जब से पाकिस्तान बना बजट आते हैं और गरीब बेचारे के लिए तो कुछ नहीं, आप भी देखते हैं। IMF का प्रोग्राम है जो अभी छूट जाएगी इंशाल्लाह, अगली दफा IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर आप देख लें, इस बजट का मैं समझता हूँ कम अवाम जो है उनको जिबा करने वाले जो मामलात हुए कि 450 तक प्राइस गई, और इंटरनेशनली प्राइसेस हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि हिते के अंदर भी इतनी बढ़ी थी। लेकिन वो जो बजट का आपका शॉर्टफॉल था, जो आपका टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल था, जो 700-800 उसको कवर करने के लिए आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, आपने डीजल के ऊपर है वो गला काट दिया। तो आने वाले बजट के अंदर भी मुझे तो लगता है कि यही कुछ होगा अवाम के साथ, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्न तो उनका है। और फिर मुझे एक और चीज का बड़ा खदशा है, और ये सारा बजट जो है इनकी कंसल्टेशन से होगा, लेकिन जब ये उसके बाद मुझे ये डर है, मुझे ये खदशा है कि पीपुल्स पार्टी दोबारा कहेगी जी देखिए हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये जितना मलबा अवाम के ऊपर गिरा है इसके अंदर हमारा तो कोई नहीं है, हम तो आईनी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग हुकूमत में नहीं है। गुजारिश ये है कि देखें 11-11 अरब रुपए के जहाज, क्या IMF ने कभी कहा? मुझे तो इनकी आपस में गठजोड़ लगता है IMF के साथ कि 11 अरब का जहाज लें तो IMF को कोई तकलीफ नहीं है, IMF को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दें तो IMF फौरी तौर पे आ जाता है कि जी आपने अवाम पाकिस्तान को रिलीफ दे दी है, ये 10 करोड़ रुपए की जो है चेयरमैन सेनेट साहब अपनी गाड़ी ले ले, IMF को कोई तकलीफ नहीं। ये 10 करोड़ की स्पीकर पंजाब असेंबली गाड़ी ले ले, कोई तकलीफ नहीं। मेंबर नेशनल असेंबलीज की तनख्वाहें बढ़ जाए, कोई तकलीफ नहीं। बड़े बड़े कॉन्वॉयस चलते रहे, ऑस्टेरिटी मेजर्स अवाम के लिए अडॉप्ट कर दें, खुद जो है हर चीज शहाना खर्चों पे चलते चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी जो है कॉन्वॉयस लेकर जाए। IMF को कुछ नहीं आता, लेकिन अगर उनको नजर आता है तो कहते हैं कि जनाब जो एक आम आदमी है उसको आपने बिजली के ऊपर को रिलीफ दिया। अब देखिए आपकी जो पिछला बजट था उसके अंदर आपका जो मेजर सब्सिडी थी वो आपने पावर सेक्टर को दी, 1020 अरब रुपया आपने पावर सेक्टर को दिया, और किस मद में दिया? लाइन लॉसेस है, वहां पे चोरी हो रही है, और वो चोरी रुकी नहीं। मिनिस्टर साहब क्योंकि उनको तमगा इम्तियाज दे दिया कि भाई शाबाश आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप चोरी रोक नहीं पा रहे, आप लाइन लॉसेस रोक नहीं पा रहे, आपको तमगा इम्तियाज देते हैं, साथ आपको सबसे बड़ी जो है बजट के अंदर सब्सिडी देते हैं 1020 अरब रुपए की। तो मुझे बताएं पिछले 3-4 साल इनकी हुकूमत को हो गया, क्या गवर्नेंस है इनकी? क्या इन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया? अवाम इनको टैक्स देना नहीं चाहती। बिल्कुल सही है। वैसे साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी, मैं उनको पता है कि इनको पैसे देंगे तो ये जाकर जहाज। जी सर मैं वापस आता हूँ। जुल्फ़िकार बदर साहब, दो चीज़ें मैंने आपसे पूछती हैं जो हमारे मेहमानों ने जिक्र किया है। एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पे जो सूबों के ज़िम्मे लगाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पहले ये बात कर लेते हैं, फिर बजट पे आ जाते हैं। देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक नेशनल जो है वो प्रोग्राम है, और ये फेडरल गवर्नमेंट ही अगर इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज की है, तो अगर ये सूबों को भेज दिया ही खत्म हो जाएगी। और ये तो एक जो नेशनल यूनिटी को विजन और मिशन जो है स्ट्रेटेजाइज किया गया है, उसका मकसद ही यही था कि ये जो है डोनर एजेंसीज इसको सपोर्ट ही इस मकसद के लिए करी थी कि इसको आप नेशनल जो है प्रोग्राम रखें, ना को दे दिया जाए और डिसेंट्रलाइज कर दें। तो ये सेंट्रलाइज और चलेगा और इसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन सर ये देखें ना कि इसमें ब्रिगेड साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि गुर्बत जो है वो कम होने की बजाय बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आया। देखिए गुर्बत की वजह से नहीं बढ़ी है, गुर्बत
जी सर। चेंज होने की वजह से हुई है, कोई जंगे होने की वजह से हुई है, को ओवरऑल और इश्यूज आने की वजह से जो है वो गुर्बत बढ़ी है। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट तो कॉम्प्लीमेंट करती है कि लोगों की गुर्बत कम हो। तो ये इस चीज को कहना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट है, उन लोगों से जाके पूछे जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको सपोर्ट करती है कि वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी, ये फायदा है। जो बाहर बैठा है मेरे जैसा आपके जैसा आदमी, वो तो सोचता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी नीचे उन लोगों के प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है। तो जिनके मसाइल हैं उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। राइट। जुल्फिकार बदर साहब, दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अभी बैरिस्टर शाहिद साहब ने बात की है और ये हम सबका सवाल होता है कि आप जब ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ आईनी ओहदे रखे हुए हैं, तो अभी बजट के ऊपर खदशात का इजहार कर रहे थे कि बजट आ जाएगा, आवाम के लिए कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करने की बजाय सिर्फ ये कहती हुई नजर आएगी कि हमारे पास तो आईनी ओहदे थे, ना हम हुकूमत कर रहे हैं, ना हम हुकूमत का हिस्सा है, ना हम इनके इत्तेहादी हैं। यही कह रहा हूं कि हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ है, वोट दिए हैं, सारे वोटों की वजह से ये गवर्नमेंट मार्जे वजूद में आई थी। और हम जहां तक हो सकता है, गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स में जो फैसला करती है वो गवर्नमेंट खुद करती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे से मुशावरत की जाए और हमारे साथ कानून साजी के अंदर और जो भी नेशनल इस तरह के बड़ी डिसीजन मेकिंग है उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो वहां पे हम सवाल हैं। तो बजट भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप हमारा इनपुट लें, दीगर इत्यादियों से भी लें, दीगर पार्टियों से भी लें, ऑपोजिशन से लें और बाकी स्टेक होल्डर, बड़ा जरूरी है सब स्टेक होल्डर से इनपुट लेना। तो पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। लेकिन जुल्फिकार बदर साहब, क्या वजह है कि सूबों के इख्तियारात का मामला हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला हो, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को ब्लैकमेल करते हुए भी नजर आती है, सख्तियां करते हुए भी नजर आती है, लेकिन जब बिजली की कीमतें बढ़ रही होती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही होती हैं, आवाम पे टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा होता है, उस वक्त ये मिजाज नजर नहीं आता जो मिजाज हमें बिलावल साहब का इन मामलात के ऊपर नजर आता है, जो डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं आपकी हुकूमत को सूबे के अंदर या आपकी पार्टी को। सर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर रही होती। आप देखें कि जब भी बिजली की प्राइस बढ़ती है उस सबसे ज्यादा आवाज पीपल्स पार्टी, जब भी कोई सोलर का इशू आता है या सोलर पे टैक्सेस लगते उठाती है, पेट्रोल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाया जाता है तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। दुनिया के हालात जिस तरह चेंज हो रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल महंगाई ना, ये पेट्रोल की प्राइस ना, महंगाई जब होती है उस पर पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। क्योंकि सर आप अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज्यादा से हमारा मुफाद नहीं, हमारा मुफाद नहीं है, ये पूरी कौम का मुफाद है। अगर बिजली बढ़ती है पूरी कौम के ऊपर बोझ पड़ता है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है सब बोझ पड़ता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसे लगता है जैसा मुझे लगता है कि जो ज़ाती मुफादात के मामले आते हैं, चाहे वो सूबों के इख्तियारात का मामला हो, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला हो, उसके ऊपर हमें बड़ा अग्रेसिव एक बिहेवियर नजर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जबकि आम आदमी की जब बात होती है जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से उठानी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत को सपोर्ट करके हुकूमत है, आपको नहीं लगता कि दोनों में बड़ा फ़र्क होता है? देखिए पीपल पार्टी जो है इनकी अपनी एक, मैंने नोट किया है, इनकी अपनी एक खास सियासत है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बेसिकली तो ये एक पहली मर्तबा, मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर याद है, हम उनके बड़े शदाई थे उस वक्त जब वो सियासत में नए नए आए थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 60s। और वो एजेंडा उनका ये था, रोटी कपड़ा और मकाम, और बहुत पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रो पीपल एजेंडा लेके पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो आई थी। लेकिन बाद में फिर ओवर द डेकेड्स हालात इतने बदल गए, फिर बेनजीर भुट्टो साहब आए, वो भी अपनी लेगेसी जो है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की वो लेके आगे चलती रही। बिल्कुल प्रो पीपल हैं और ये हमेशा उन्होंने आवाम के इंटरेस्ट की बात की। लेकिन ओवर द ईयर तो मैं देख रहा हूँ बेनजीर भुट्टो साहिबा की डेथ के बाद कि अब वो उस तरह पीपल्स पार्टी नहीं आती है खुल के अवाम के लिए जिस तरह जो बेसिकली इनका मंसूर था। लेकिन बहरहाल ये पार्टी के अपने अंदरूनी मामलात हैं। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक BISP का ताल्लुक है, यस, एक वक्त आया था चंद साल पहले
कि वर्ल्ड बैंक था, गालिबन कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने भी $100 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद मुझे नहीं याद है कभी कोई खबर आई हो अबाउट BISP। लेकिन मेन मसला BISP का ये है कि जनाब इतनी करप्शन इंफेस्टेड है, करप्शन से लदी हुई है ये प्रोग्राम में। और तो बिल्कुल बिल्कुल कोशिशें की गई हैं। PTI के दौर में भी कुछ जितने वो लाखों लोग थे जिनको बीच में लगा दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनकी बीवियां और उनकी फैमिली के लोग, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए थे। तो उनको फिर पूरे प्रोग्राम को डिटॉक्स किया गया। फिर नैब का एक पूरा केस था, जब फरदाना राजा साहब है, जिनको जो पहले चेयरपर्सन थे BISP को, उनको रियासत ने हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था, एक सिविल अवार्ड भी दिया था। फिर वो मुल्क छोड़ के चली गई। मैं फरार का वर्ड तो यूज नहीं करता हूँ। और एक बड़ा मेगा स्कैम था एम्बेजलमेंट का BISP का, वो नैब में था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट केस, ये 2013 के बाद। सो इशू ये है कि BISP अगर रखना चाहते हैं, सुबह अपने बजट से, अपने वसाइल से खुद करें। फेडरल जो पैसा है ऑलरेडी, यस टैक्स कलेक्शन आपकी कम है, इस साल आपका 800 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अगले साल पता नहीं क्या सूरत हाल होती है, ये मिडिल ईस्ट की जंग से और इकोनॉमी के हालात क्या किस तरफ जाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है सूबों को ऐसे वक्त पे कुर्बानी देनी चाहिए। प्रोविंसेस आर ओवरफ्लोइंग विद मनी, इतना पैसा जा रहा है अपना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, NFC और डिविजिबल पूल पत्नी, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो देखें, पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को भी सोचना चाहिए, अवाम के इंटरेस्ट भी सोचना चाहिए कि हम जो है कि ये ना हो कि सारा लॉट ऑफ मनी जो है वो करप्शन में आपका। कोहिस्तान में भी जो हुआ है, मैं पढ़ के हैरान रह गया 4 दिन पहले। नैब ने क्या कि 6 अरब रुपए कैश वापस किया है चीफ सेक्रेटरी KP को। नैब ने पता नहीं कितने किलो सोना वापस किया है चीफ सेक्रेटरी KP को। वो सारा लूटा हुआ पैसा जो था 49 बिलियन रुपीस का स्कैम था, अभी भी नैब जो है वहां पे पैसे जो है वो रिकवर कर रहा है। सो माय पॉइंट इज दिस कि यार ये तो हद ही हो गई है। बिल्कुल सही है सर। मतलब ये मुझे पेड़ साहब गरीब क्लोजिंग पे जाना है। पेड़ टैक्स साहब में आपका टैक्स बहुत दी जाए, शुक्रिया सर, आप मेरी तशरीफ बात ला। सुनिए, जी कंप्लीट करें। दी जाए और जो चोर डाकू हैं वो लूटते जाए पब्लिक मनी को इस तरह बेदर्दी से। नैब ने भी किया, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता दिया, पूरी मीडिया में आया। यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया बेड़े साहब आपका, मिस्टर साहब आपका शुक्रिया, जुल्फ़िकार बदर साहब आपका शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि हुकूमत है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस तरीके से हमें ये बजट एक आवाम दोस्त बजट पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।